नमस्कार, मेरा नाम प्रियदर्शन है। मैं हिंदी का लेखक और पत्रकार हूँ। फिलहाल एनडीटीवी में कार्यरत हूँ। आप मित्रों के बीच जो विषय मुझे दिया गया है, वो है पत्रकारिता का विकास और आज की चुनौतियाँ। मैं सीधे विषय पर आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें इस विषय के दायरे में आती हैं और उनको समेटने के लिए आपको थोड़ा समय अतिरिक्त चाहिए। तो असल में अच्छा, मैं बात कर रहा हूं तो भारतीय पत्रकारिता, भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता, हिंदी की पत्रकारिता की मूलतः कर रहा हूं, यानी उसमें दूसरी भाषाएं भी हैं। आप ध्यान देंगे तो मतलब मैं पत्रकारिता का इतिहास आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूं कि पहला बंगाल गजट कब निकला और हिकी गजट कब निकला और कैसे हिकी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कुछ लिखा था। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, इतिहास तमाम जगहों पे सुलभ है। मेरा ध्यान उस अलिखित इतिहास पे जाता है जिसकी चर्चा कम लोग करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जो आज की पत्रकारिता है, जो आज भी बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रही है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वतंत्रता मानी जाती है, बोलने की अभिव्यक्ति मानी जाती है। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी हासिल कहां से हुई? ये हमारे लिए आजादी की लड़ाई के दौर की विरासत है। आजादी की लड़ाई में जिन मूल्यों को सबसे ज्यादा संरक्षित किया गया, जिन मूल्यों की मदद से ये लड़ाई लड़ी और जीती गई, उनमें सत्य और अहिंसा जैसे जाने माने औजार तो शामिल थे ही। उसके अलावा मनुष्यता की, बोलने की, अभिव्यक्ति की जो आजादी है, वो भी उस लड़ाई का एक अहम हिस्सा थी। आप ध्यान देंगे तो भारतीय पत्रकारिता एक तरह से जेल खानों में पली है आजादी के पहले की। जो आपके आजादी के हमारे जो सबसे बड़े नायक रहे हैं, वो सब बड़े पत्रकार रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में मतलब अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी ने एक तो आजादी की लड़ाई लड़ी, तरह तरह के सत्याग्रह किए, तरह तरह के आंदोलन चलाए, लेकिन लगातार पत्रकारिता करते रहे, लगातार पत्रिकाएं निकालते रहे। नवजीवन, वो हरिजन, तो ये सारी पत्रिकाएं, इंडियन न्यूज, वो सारी पत्रिकाएं जो है, इंडियन ओपिनियन, तो वो गांधी जी के लिए आजादी की लड़ाई का रास्ता बनाती थी। और आजादी की लड़ाई का ही नहीं, उस समय के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे लगातार वो उन अखबारों में, अपनी पत्रिकाओं में बहस करते थे। गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में, यंग इंडियन था, इन सारे अखबारों में आप देखिएगा कि वो सिर्फ यह नहीं देख रहे थे कि अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकाला जाए, वो ये भी देख रहे थे कि आजाद हिंदुस्तान बने तो उसका राजनीतिक नक्शा जो बनेगा, उसका बौद्धिक नक्शा कैसा हो। आप पाएंगे कि हरिजन के प्रश्नों पे अंबेडकर के साथ उनकी बहस है। आप पाएंगे कि दूसरे तमाम मुद्दों पे वो बहस कर रहे हैं। इसी तरह मैंने लोकमान्य तिलक केसरी जैसा अखबार निकाला। भारत में राष्ट्रवाद के जो सबसे पहले प्रवर्तक थे, हालांकि उनके राष्ट्रवाद के साथ कई लोगों की असहमतियां रही, उनमें तिलक भी थे। और स्वराज्य हमारा जनसिद्ध अधिकार है, ये नारा उन्हीं का दिया हुआ था, जो उनकी पत्रिका केसरी की मार्फत लगातार परवान चढ़ता गया। तो आप देखेंगे कि लोकमान्य तिलक हो, गांधी हो, नेहरू, नेहरू ने आजादी के दौर में जितनी लंबी जेल काटी, उतनी लंबी जेल कम लोगों ने काटी। और नेहरू जो है, लीडर और दूसरे अखबारों में लगातार, वो नेशनल हेराल्ड, इन तमाम अखबारों में लगातार अपनी बात लिखते रहे, कहते रहे। तो पूरा का पूरा आजादी का जो संग्राम है, हमारा जो स्वाधीनता का संग्राम है, वह साथ साथ
प्रेस के लिए, बोलने के लिए आजादी हासिल करने का भी संग्राम है। वो राजनीतिक आजादी के साथ साथ वाचिक आजादी का भी संग्राम है। और इसीलिए ये मूल्य जो है, जो भारतीय लोकतंत्र की बहुत सारे खतरों, बहुत सारे हमलों, बहुत सारे दबावों के बावजूद जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, उसके अखबार वो आज तक बचे हुए हैं। अकबर इलाहाबादी का मशहूर शेर उन्हीं दिनों का था, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार निकालने का ये जो ख्याल था, ये अखबार सबसे लोहा ले सकता है, ये आजादी की लड़ाई के उस दौर में एक जुनून की तरह परवान चढ़ा था। मैं मानता हूं कि जब हिंदी पत्रकारिता के विकास की बात करते हैं हम लोग, तो ये एक बड़ा दौर है जिसकी ठीक से पड़ताल होनी चाहिए। उसमें हिंदी के दूसरे अखबारों की, साहित्यिक पत्रिकाओं को भी देखना चाहिए। चांद का फांसी अंक आज भी लोग याद करते हैं उसको, वो बिल्कुल संग्रहणीय है। ऐसी ही बहुत सारी पत्रिकाएं उस दौर में जो निकली, उन्होंने आजादी की लड़ाई की भावना को ताकत दी, रोशनी दी। प्रेमचंद ने जब कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो साहित्य में बड़ा हिस्सा उस पत्रकारिता का भी था, जो दरअसल लिटरेचर इन हेस्ट कही जाती है, जिसको जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य कहा जाता है। लेकिन वो साहित्य हमारे बीच न होता तो एक अनमोल लड़ाई की अनमोल विरासत से हम कुछ कम परिचित रह गए होते। तो एक बात तो ये, आजादी की लड़ाई का एक दौर बीतता है, देश आजाद होता है। उस आजादी के बाद एक दूसरा दौर शुरू होता है, देश के निर्माण का। यहां हम पाते हैं कि प्रेस जो है वो सरकार के साथ है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान नेहरू का दीवाना है। जो पत्रकारिता है वो भी देश गढ़ रही है, सिनेमा भी देश गढ़ रहा है, लेखक भी देश गढ़ रहे हैं। एक निर्माण का दौर, उद्यमी और मजदूर तो लगे ही हुए हैं। बड़े कल कारखाने बन रहे हैं, बड़े उद्योग बनाए जा रहे हैं। नेहरू ने कहा था बड़े बांध और बड़े उद्योग ही आधुनिक भारत के मंदिर होंगे। तो इस आधुनिक भारत का नक्शा तैयार हो रहा है। और इस समूचे दौर में कई बार लगता है कि प्रेस की भूमिका सरकार के हमकदम होती जा रही है। बल्कि एक प्रसंग ये आता है कि नेहरू ने खुद अपनी आलोचना में लेख लिखा। नेहरू जो हैं, उनको लिखना पड़ता है अपनी ही आलोचना में लेख। यही नहीं, हालांकि मतलब ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि उस समय पत्रकारिता के आलोचनात्मक तेवर बरकरार रहे थे और बहुत तीखे व्यंग्य उन दिनों भी चला करते थे। बल्कि कार्टून का किस्सा है, जो कितना सच्चा है कितना झूठा मैं नहीं जानता हूँ। ये शंकर के साथ घटा था या किसी और के साथ, ये भी मुझे ख्याल नहीं आ रहा है तत्काल। लेकिन किस्सा ये है कि किसी कार्टून में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को गधे की तरह दिखाया गया कि नेहरू गधे हैं। आपको याद होगा कि बाद के वर्षों में ऐसे बहुत सारे कार्टूनों को एनसीईआरटी की किताब में शामिल किया गया था, जिनके खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने अपनी नासमझी में आंदोलन चलाया और उन कार्टूनों को हटा दिया गया, जबकि उनका मकसद बच्चों के बीच ये आलोचनात्मक विवेक पैदा करना था कि तर्क और विचार की दुनिया में आप कहां कहां जाते हैं, किन किन उपकरणों का सहारा लेते हैं। तो नेहरू की आलोचना में जब किसी कार्टूनिस्ट ने उनको गधा बताया, तो कहते हैं कि अगले दिन पीएमओ से फोन गया और मतलब उनसे पूछा गया कि क्या आप एक गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विद एन एस? तो नेहरू ने उनको चाय पर आमंत्रित किया, उस कार्टूनिस्ट को। ये नेहरू के बारे में, उनकी लोकतांत्रिकता के बारे में ये कहा जाता है। बल्कि जो कार्टूनिस्ट शंकर थे, कार्टूनिस्ट व्यंग्य चित्रकार, उनकी किताब का नाम था डोंट स्पेयर मी शंकर, यानी मुझे मत छोड़ना शंकर, तो मुझे मत बख्श देना शंकर। तो ये नेहरू और के युग का जादू था।
उस युग के जादू में पत्रकारिता कई बार बहती दिखाई पड़ती है। हालांकि इसके समानांतर उस युग की आलोचना भी बहुत होती है। और साहित्य में आप देखेंगे मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, वो पूरा का पूरा, हालांकि वो कुछ अतिवादी किस्म की कविता मुझे जान पड़ती है कई बार, जिसमें मुक्तिबोध के अपने मनोविज्ञान की छाया भी बहुत गहरी थी, लेकिन वो नेहरू युग के बारे में एक बड़ी सख्त किस्म की आलोचना की तरह पढ़ी जा सकती है। सिर्फ वही क्यों, धूमिल की कविता, धूमिल जब पटकथा जैसी कविता लिखते हैं और मैं हिंदुस्तान हूं, उसमें जो पंक्ति आती है कि जब जब मैंने उन्हें जोड़ा है, उन्होंने मुझे इसी तरह दुत्कारा है, इसी तरह तोड़ा है। पंक्तियां मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रही, लेकिन नेहरू की आलोचना भी चल रही है, नेहरू की प्रशंसा भी चल रही है। नेहरू बिल्कुल जादू जैसे थे। बाद के वर्षों में विष्णु खरे ने अपनी एक कविता में उनको याद करते हुए लिखा, और बहुत लोगों के संस्मरण है कि नेहरू को देखने के लिए क्या क्या हुआ करता था, और नेहरू के जाने के बाद का शोक हिंदुस्तान के लिए कितना गहरा था। ये सवाल भी पूछा जाता था कि हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन। लेकिन इतिहास किसी शून्य को रहने नहीं देता है, हर शून्य भर दिया जाता है। इतिहास की ये गति होती है। पत्रकारिता का सत्ता के साथ ये रिश्ता 60 के दशक में, जब भारत में समाजवादी राजनीति अपने चरम पर होती है, जब विपक्ष में लोहिया जैसा तेजस्वी नेता बैठा होता है, तब अचानक हम पर पाते हैं कि पत्रकारिता थोड़ी नुकीली हुई है। और खास तौर पर 64 के बाद जो 60 के दशक का उत्तरार्ध है, जब भारतीय समाज का मोहभंग अपने चरम पर है, तब पत्रकारिता पहली बार अपना नुकीलापन दिखाती है। तब वो तीखे सवाल पूछती है, तब वो घोटालों को सामने लाने का साहस करती है, तब वो इंदिरा गांधी, हालांकि उसका वर्ग चरित्र तब भी बहुत स्पष्ट है। कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया, जब जमींदारी जब उन्मूलन किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो अचानक जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, तो इन सबके बीच अचानक उनके आलोचक निकल आए, लगा कि वो टिकेंगी नहीं, टिकेंगी नहीं, खत्म हो जाएंगी। और एक काम पत्रकारिता ने ही किया। और उसी पत्रकारिता ने 1971 के बाद उनको बिल्कुल दुर्गा बताया, बांग्लादेश की जीत के बाद, कि वो देवी दुर्गा हैं। लगा कि वो, और जो सच था, ऐसी ऐतिहासिक जीत कभी किसी देश को हासिल नहीं हुई थी। कम देश होंगे जिन्होंने एक युद्ध में एक दूसरा देश खड़ा कर दिया। और उसी के साथ इंदिरा गांधी ने भारतीय राष्ट्र राज्य पर लगते हुए सवालों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। 71 के चुनाव में उनकी शानदार जीत, बांग्लादेश का निर्माण, और वो सब, इस दौर में पत्रकारिता बिल्कुल उनको पूजती चलती है। लेकिन जब आप किसी को भगवान बनाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, ये अगले 5 साल में पता चल गया। अचानक इमरजेंसी लागू होती है 25 जून 1975 की रात, और पत्रकारिता ठिठक जाती है। हिंदी पत्रकारिता के लिए एक अंधेरा काल है। अचानक अखबारों में सेंसर शुरू हो जाता है, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, अखबारों के दफ्तरों में छापे पड़ने लगते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है, और सबको कहा जाता है खामोश। उस दौर में पत्रकारिता ने क्या किया? ये सच है कि उसके बारे में बाद में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि पत्रकारों को झुकने को कहा गया था, वो रेंगने लगे थे। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये पूरा सच है? क्या वाकई वो रेंगने लगे थे? हमें मतलब तथ्यों को फिर से चेक करने की आवश्यकता है। आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने उस इमरजेंसी का बहुत तीखा विरोध किया था। कुलदीप नैयर 19 महीने जेल में रहे, गिरधर राठी जेल में रहे, कई लेखक पत्रकारों ने पूरे पूरे समय जेल काटी, कई छुपकर काम करते रहे। और फिर एक व्यंग्यकार का किस्सा बताता हूं। उनका नाम अबू अब्राहम था, बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। कहते हैं कि
उस समय इंदिरा गांधी के साथ इनकी एक बैठक हुई पत्रकारों की, जिसमें शायद विद्याचरण शुक्ल तब तक सूचना प्रसारण मंत्री हो चुके थे, तो लेकर आए वो सबको। और ये शिकायत हो रही थी कि खबरों को सेंसर किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो इन्होंने मतलब तो इंदिरा गांधी ने कहा कि वी बिकॉज आप सेंसर क्यों कर रही हैं? तो उनका जवाब ये था कि बिकॉज दे वांट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ र्यूमर, हम अफवाहों का प्रसार रोकना चाहते हैं। इस पे अबू अब्राहम ने कहा कि बट वाई आर यू स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर की जगह ह्यूमर का। उन्होंने कहा कि मेरे कार्टून बैन कर दिए जाते हैं। अबू अब्राहम ने बाद में अपनी किताब में लिखा कि उसके बाद इमरजेंसी में उनके कार्टून बैन नहीं किए गए थे। हालांकि इमरजेंसी को लेकर ये इंदिरा गांधी को कोई क्लीन चिट देने की कोशिश नहीं है। वो 19 महीने लंबी रात थी। 19 महीनों की लंबी रात, ये रूपक जो है, ये सलमान रुश्दी ने अपने उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन में इस्तेमाल किया था कि 19 महीने की अंधेरी काली रात थी, जिसमें बहुत सारे पत्रकारों ने जेल काटी, बहुत सारे लेखकों ने मतलब छुप कर रहने को मजबूर हुए, बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता जेलों में डाल दिए गए। लेकिन फिर भी ऐसे लेखक थे, ऐसे पत्रकार थे, जिन्होंने प्रतिरोध का व्याकरण बचाए रखा था। इनमें एक थे भवानी प्रसाद मिश्र, हिंदी के बहुत बड़े कवि। आपने तमाम लोगों ने पढ़ा होगा, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ये ऐसी बहुत सारी उनकी कविताएं हैं। आज पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, भाई आई बाप के घर, हाय रे बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो वो भवानी प्रसाद मिश्र जो अपने विश्वासों में दृढ़ गांधीवादी थे, उन्होंने तय किया कि इमरजेंसी के विरुद्ध हर सुबह दोपहर शाम 3 कविताएं वो लिखेंगे। और लगातार वो लिखते रहे। हर रोज 3-3 कविताएं तो संभव नहीं हुई, लेकिन उन्होंने रोज कविताएं लिखना नहीं छोड़ा। और बाद में इमरजेंसी के बाद उनका संग्रह त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये नहीं कह सकते हैं कि पत्रकारिता उन दिनों घुटनों पे रेंगने लगी, घुटनों के बल चलने लगी थी। लेकिन ये सच है कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता को पहला बड़ा झटका आजाद हिंदुस्तान में वही लगा था। 47 के पहले पत्रकारों के लिए जेल जाना बहुत आराम, बहुत सहज सी बात थी। लेकिन 1975 के बाद जब एक पूरी पीढ़ी बड़ी हो चुकी थी, पत्रकारिता की कमान नए हाथों में थी, अचानक सत्ता का ये प्रहार पत्रकारिता के लिए एक नई चीज था, जिससे उसने लोहा लिया, जिससे उसने मुकाबला किया। जितना करना चाहिए था नहीं कर पाई, ठीक है। 77 में इमरजेंसी खत्म होती है, सरकार बदलती है, जनता पार्टी की सरकार आती है। इसके बाद पत्रकारिता का तीसरा दौर शुरू होता है। जिन 2 दौरों की बात मैंने की, उसके बाद तीसरा दौर शुरू होता है, जिसमें पत्रकारिता बिल्कुल नए ढंग से उड़ान भर रही है। इसकी कुछ वजहें तकनीक में हैं, कुछ वजहें नए बनते राजनीतिक माहौल में हैं। 1977 के दौर को, उसे इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई को, बहुत सारे लोगों ने दूसरी आजादी की संज्ञा दी, कहा कि वो दूसरी आजादी थी। इस दूसरी आजादी ने पत्रकारों को समझाया कि उनको अपने अधिकारों के लिए, अपनी आजादी के अभिव्यक्ति के लिए बहुत सतर्क होकर, बहुत तीखे ढंग से लड़ाई लड़नी होगी। इस बीच तकनीक की मदद से, पहले क्या था कि 60 और 70 के दशकों तक पत्रकारिता बड़े शहरों तक महदूद थी। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि अखबार दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में छपते थे, और वो अगली सुबह आपको चाय के साथ पीने को के समय नहीं मिलते थे, चाय पीते हुए आपको वो मिला करते थे देर शाम। नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे अखबार हमारे छोटे छोटे शहरों में, रांची में, बुंदेलखंड में, रीवा में, तमाम जगहों पे शाम को मिला करते थे। 77, 78, 80 के दौर में
ऐसा हुआ कि छोटे-छोटे शहरों से अखबारों का प्रकाशन शुरू हो गया। यानी वो दिल्ली, मुंबई उसके केंद्र नहीं रहे। पहली बार रांची के, जमशेदपुर के, हजारीबाग के या मध्य प्रदेश के छोटे-छोटे शहरों के, उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे शहरों के लोगों ने हैरानी के साथ देखा कि अखबार सुबह मिला करता है और ठीक सुबह उसमें उनके शहर की नहीं, उनके मोहल्ले की खबरें हुआ करती हैं। अचानक ये मुफस्सिल पत्रकारिता के फैलने का दौर था। अचानक ये गलियों की खबरें अखबारों के पन्नों पे आ रही थीं। कहाँ बिजली का खंभा गिर गया है, कहाँ की नाली जाम है, किस मोहल्ले में 3 घंटे से बिजली नहीं आई, किस मोहल्ले में 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है, किस शहर की सड़कें सबसे खराब हैं। ये एक नई चेतना का दौर था जो 80 के दशक में अखबार फैला रहे थे और उस दौर में अपने ढंग से वो बहुत सारी लड़ाइयों से निपट भी रहे थे। वो 1980 में बिहार में जगन्नाथ मिश्र की सरकार ने एक प्रेस बिल पेश किया था। उसको काला बिल कहा गया। उस बिल को लेकर भी लगातार बहुत सारी बातें लिखी गई, कही गई। उसके खिलाफ एक पूरा आंदोलन चल पड़ा। अंततः वो काला बिल वापस लेना पड़ा। मुझे याद है, जो अक्सर मैं दोहराता हूं, कि उस दौर में रविवार नाम की पत्रिका थी, सुरेंद्र प्रताप सिंह जिसके संपादक थे। उसमें सूर्य भानुगुप्त की 5-6 छोटी-छोटी क्षणिकाएं छपी थीं प्रेस बिल के खिलाफ। उसमें एक थी, करते हैं कमाल फैसले तुगलक, करते हैं कमाल फैसले तुगलक, बांधना था तो बांधते दरिया, धूप को बांधने चले तुगलक। तो ये 80 की बात है और 85, 86, 87 तक लगातार अखबार छोटी जगहों से निकल रहे हैं, खबरें आ रही हैं। राजनीति और पत्रकारिता के बीच एक तालमेल भी दिख रहा है। तमाम नेताओं के इंटरव्यू अखबारों में छप रहे हैं, छोटी-छोटी जगहों पे। उनके खिलाफ भी लिखा जा रहा है, उनके घोटाले सामने आ रहे हैं। इसी दौर में बोफोर्स की कहानी आती है सामने। इसी दौर में 80 से 90 के बीच की बात मैं कर रहा हूँ। कई धब्बे भी हैं। इंदिरा गांधी का निधन होता है और उसके बाद दूरदर्शन पे जो दिखाई पड़ता है, खून का बदला खून से लेंगे जैसा नारा, उसके बाद पूरे देश में एक भयावह हिंसा होती है सिखों के खिलाफ। करीब 3,000 लोग मार दिए जाते हैं, हजारों घर उजाड़ दिए जाते हैं, जिनको लेकर, जिनके अपराधियों को लेकर अब भी मुकदमा चल रहा है। अब भी ये टीस बाकी है कि सबका इंसाफ नहीं हो पाया। उस दौर में भी लेकिन हिंदी पत्रकारिता, मुझे याद है कि 84 में हिंदी का तेजस्वी अखबार जनसत्ता शुरू हुआ था और जनसत्ता ने सिख विरोधी हिंसा की सबसे मार्मिक, सबसे तीखी, सबसे लंबी लगातार वो खबरें दी जिनके लिए, मतलब जो नहीं मिल पाती अगर उसके मुस्तैद पत्रकार आलोक तोमर और दूसरे लोग नहीं होते, वो टीम नहीं होती। तो यही बात हम दूसरी जगहों के बारे में कह सकते हैं। इसी तरह 88-89 का साल होगा या मैं भूल गया शायद वो कब का साल था। राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिसने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन थोड़ी हिलती है, ये नासमझी भरा बयान था। और मैं मान के चलता हूं कि उस समय 35-40 के बीच के रहे राजीव गांधी शायद बोलने की स्मार्टनेस में ये भूल गए कि उनका वक्तव्य बहुत असंवेदनशील हो गया है। लेकिन इसके बावजूद शायद उनकी मूल मनोवृत्ति वो नहीं थी। आने वाले 3-4 वर्षों में उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन बोफोर्स का घोटाला सामने आया या बोफोर्स घोटाले के जो आरोप सामने आए, जो सबसे पहले एक स्विस रेडियो की मार्फत, स्वीडन के रेडियो की मार्फत आए थे। उसके बाद अखबारों के पन्ने नए सिरे से रंगे जाने लगे, नए सिरे से छापे भी पड़ने लगे। इंडियन एक्सप्रेस पे फिर से छापा पड़ा, बिजली काट दी गई। ये सारा कुछ उस दौर में हुआ और राजीव गांधी ने भी एक प्रेस बिल लाने की कोशिश की। उस प्रेस बिल के खिलाफ फिर से आंदोलन चला और वो प्रेस बिल फिर लाया नहीं जा सका।
ये उस दौर की खिलती हुई पत्रकारिता के सुंदर प्यारे उदाहरण हैं जिनसे हमारी आज की लड़ाई को भी बल मिलता है। यहाँ भी एक किस्सा बता दूं। राजीव गांधी के लाए उस बिल के खिलाफ जब हर जगह आंदोलन चल रहा था, अखबारों के पन्नों पे लिखा जा रहा था, तो कार्टूनिस्ट जनसत्ता के थे राजेंद्र धोड़पकर, वो अब भी हैं। तो राजेंद्र धोड़पकर ने एक कार्टून बनाया। उस कार्टून में वकील को एडिटर ने फोन किया है। संपादक वकील को फोन करके पूछ रहा है कि वकील साहब, ये बताइए कि अगर मैं लिखता हूं सरकार चोर है तो मुझ पे कौन मुकदमा करेगा, चोर या सरकार? इससे तीखा व्यंग्य और क्या हो सकता है? किसी सत्ता से टकराने की इससे बड़ी ताकत और कहां दिखती है? ये उस दौर की पत्रकारिता के साथ दिखाई पड़ता है। लेकिन 90-91 के बाद ये दौर जैसे तिरोहित होने लगता है। इसकी भी कई वजहें हैं। एक तो शायद वो 91 का साल था जब इंडियन एक्सप्रेस के जुझारू मालिक रामनाथ गोयनका नहीं रहे। इंडियन एक्सप्रेस के भीतर विरासत की लड़ाई कई साल चलती रही, जो धीरे धीरे स्थिर हुई। और यही साल था जब पहली बार भारत के दरवाजे विदेशी उत्पादों के लिए खुल रहे थे। भारत में पेप्सी कोक नए सिरे से आ रहे थे, नए सिरे से बाजार भारत को जीतने निकला था। उदारीकरण के उस दौर में हिंदी पत्रकारिता भी बदली, भारतीय पत्रकारिता भी बदली, अंग्रेजी पत्रकारिता भी बदली। यही दौर है जब ये मतलब 1991-92 के बाद का दौर है, जब पहले बहुत हल्के ढंग से और धीरे धीरे खुलेआम ये बताया गया कि अखबार पाठकों के लिए नहीं, विज्ञापन दाताओं के लिए निकाले जाते हैं। यही नहीं, पहली बार कहा गया कि अखबार भी एक ब्रांड है। अखबारों और बाकी उत्पादों में एक फर्क होता है। वह मूल फर्क इस बात का फर्क है कि अखबार उस कीमत पर नहीं बिकते हैं जो उनकी लागत होती है। अखबार अपनी लागत से बहुत कम पे बेचे जाते हैं। अब वो जो कम बाकी खर्च है जो विज्ञापनों से आता है। कई बार विज्ञापन अखबारों को प्रभावित करते हैं, अखबारों की नीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये काम 90 के बाद बड़ी तेजी से बढ़ा। 90 के पहले के अखबारों में पहले पेज पे आधे पन्ने का विज्ञापन नहीं आ सकता था, चौथाई पन्ने का भी नहीं आ सकता था। उस समय वह तय रहता था कि संपादक तय करेगा कि उसका 8वां हिस्सा विज्ञापन का हो या न हो। लेकिन 90 के बाद संपादक पीछे छूटते चले गए और विज्ञापन प्रबंधन अखबारों पे हावी होते चले गए। इसके पीछे बाहर से आई पूंजी की ताकत थी, भारत में नए बन रहे उद्यम की ताकत थी, अखबार को ब्रांड और विज्ञापन में बदलने का विचार था। और अचानक हमने पाया कि अखबारों के पूरे कवर जो हैं विज्ञापन के होने लगे। हिंदुस्तान के हिंदी के एक बड़े कवि लीलाधर जगूड़ी ने अपनी किताब का ही नाम रखा है, उस किताब का नाम है खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। उनकी एक कविता है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। उस दौर की भारतीय पत्रकारिता के बारे में इससे तीखी टिप्पणी कोई और नहीं हो सकती है। तो वो दौर है जब पत्रकारिता धीरे धीरे सरोकार विमुख होती चलती है। पहली बार उसमें न्यूज फॉर यूज का कंसेप्ट आता है, यानी जो लोगों के काम की है वो खबर दो। लेकिन लोगों के काम की क्या चीज है? क्या छत्तीसगढ़ में लोग जलते हुए जंगलों से दिल्ली का सरोकार नहीं होना चाहिए? क्या झारखंड के काटे जाते जंगलों से दिल्ली का सरोकार नहीं होना चाहिए? नए दौर ने 20वीं सदी के आखिरी दशक में सारे सरोकारों को उनके चूल से हिला दिया। हिंदुस्तान का नया अमीर होता मध्य वर्ग धीरे धीरे पा रहा था कि गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है,
सड़कें उसके लिए चौड़ी की जानी हैं, नए बनते शहरों में उसका भागना जारी था। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, ये सब नए अड्डे बन रहे थे सूचना क्रांति के और औद्योगिक विकास के। एक नया इतिहास उदारीकरण का, आर्थिक इतिहास लिखा जा रहा था, जो 80 के दशक में लगभग अकल्पनीय था। और इसने पूरे अखबार की मनोवृत्ति पे असर डाला, क्योंकि अखबार भी अपने समाज से ही पैदा होता है। धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चला हम कब मध्यवर्गीय समाज से की जगह उपभोक्तावादी समाज हो गए। हम पहले मिडिल क्लास थे, हम कंज्यूमर क्लास हो गए। मिडिल क्लास और कंज्यूमर क्लास का ये अंतर सिर्फ आय का अंतर नहीं है, ये मानसिकता का अंतर है। पहले हम बहुत सारी चीजों की फिक्र करते थे, धीरे धीरे वो फिक्रें हमने छोड़ दी। अब हमें जो नई फिक्रें हमारे जीवन में दाखिल हुई थी, जो 21वीं सदी की पहली दहाई तक जिसको हम जोड़ लें, तो पता चला कि अब हम पा रहे हैं कि हमारे घर टीवी कैसा आ रहा है। उस समय ओनिडा का एक विज्ञापन आने लगा था, आप देखेंगे कि ओनिडा जो है उससे पड़ोसी जलते हैं। तो पड़ोसियों के जलन का वह खेल विज्ञापनों की मार्फत उस समय खेला जा रहा था। तरह तरह के चमकीले साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश से लेकर नई नई गाड़ियां तक भारतीय बाजार में उतारी जा रही थी। और धीरे धीरे भारतीय मध्य वर्ग के सरोकार बदलने लगे थे। वो कंज्यूमर क्लास में शामिल हो चुका था, जिसको सिर्फ उत्पादों से मतलब था, जिसको सिर्फ तरह तरह के सामान से मतलब था। इसी दौर में पत्रकारिता ने भी वही चोला ओढ़ लिया। अब हिंदी पत्रकारिता या भारतीय पत्रकारिता कहें, धीरे धीरे वो पेट्रोल के बढ़ते दाम की कीमत देने लगी, नई आती गाड़ियों के बारे में बताने लगी, वो नए बनते मकानों और अपार्टमेंट्स के बारे में बताने लगी। लोग अब ये जानना चाहते थे कि जमीन की कीमत क्या जा रही है, किस इलाके में सस्ता अपार्टमेंट उनको मिल सकता है, होम लोन की सस्ती किस्तें कहाँ मिल रही हैं, नया मोबाइल फोन कौन सा आ रहा है जो खरीद सकते हैं, उनके बजट के भीतर है। अगले 20 साल में ये प्रक्रिया बहुत तेजी से घटित होती है। और हिंदुस्तान का जो मीडिया है, 21वीं सदी के मैंने 20वीं सदी के आखिरी दौर में कहें और 21वीं सदी की शुरुआत में एक नए दौर में दाखिल होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। 90 तक किसी ने 24 घंटे के चैनलों की कल्पना नहीं की थी। यानी एक दूरदर्शन था जो दिन भर चला करता था, और एक दूरदर्शन का DD2 शुरू हो गया था, मेट्रो चैनल, जिस पर तरह तरह के सीरियल आते थे। रात को एक बार बुलेटिन आता था, सुबह एक बार बुलेटिन आता था। रेडियो पे भी बुलेटिन दिन में 2 बार आते थे। लगता था कि इससे ज्यादा समाचार की किसको जरूरत है, 24 घंटे कौन समाचार सुनने वाला है, और वो समाचार दिखाए कैसे जाएंगे। तो 21वीं सदी में अचानक 24 घंटे के चैनल आ गए। शुरू में लगा कि अरे एक आध चैनल आ रहे हैं, ठीक है, कोई देख लेगा शायद। हमने पाया कि वो 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 से होते हुए दर्जनों के पार हो गए। भारतीय आसमान जो है टेलीविजन न्यूज चैनलों की तरंगों से भर गया। 2003-4 के बाद ये पत्रकारिता का एक नया दौर है। लेकिन इस नए दौर में 24 घंटों की खबरों ने क्या क्या बदला। जो कंज्यूमर क्लास था उसको देने के लिए इसको तरह तरह की तस्वीरें चाहिए थी। उसमें आप ध्यान देंगे तो साल 2001 से 2005 के बीच बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो ऐतिहासिक तौर पे, मानवीय ढंग से और राजनीतिक तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण थी। उन 3-4 वर्षों में टीवी चैनल बहुत तेजी से बढ़े और उन्होंने बहुत सारी दूर दूर की खबरें दी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2001 में गुजरात में भुज और उस इलाके में भूकंप आया। पहले भूकंप की खबरें मिलने में बहुत समय लगता था,
अखबार बताते थे, कुछ बता पाते थे, कुछ नहीं बता पाते थे। पहली बार टेलीविजन चैनल के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने भुज और उस इलाके में देखा कि इसको कवर कैसे करें, इस भयावह तबाही को दिखाएं कैसे। अगले कई दिन उनकी टीम वहां पड़ी रही और वहां से वो रिपोर्ट कर करके भेजती रही। तब हिंदुस्तान में लोगों को समझ में आ रहा था, बाकी भारत में, कि भुज किस भयावह तबाही से गुजरा है। 2001 का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम जो था, जिसकी अनुगूंजें इसी सितंबर महीने की थी, जिसको हम 9/11 के नाम से जानते हैं। 9/11 यानी अमेरिका के ट्विन टावरों पे टकराने वाले जहाज। हालांकि 5 विमान थे, जिनमें 2 वर्ल्ड ट्रेड टावर के उससे टकराए थे, एक पेंटागन में जा गिरा था, एक कहीं और भटक गया था। तो लेकिन वो टेलीविजन के लिए बहुत बड़ा दृश्य था। पूरी वैश्विक राजनीति के लिए उथल पुथल का दृश्य तो था ही वो, जिसने आने वाले वर्षों में तमाम संबंध बदल दिए। आज जो हम काबुल में देख रहे हैं, आज जो हम बाकी जगहों पे देख रहे हैं, वो 11 सितंबर की उस रात की उस सुबह से ही शुरू हुआ वाकया माना जा सकता है। तो लेकिन वो टेलीविजन के लिए बहुत बड़ा दृश्य था। टीवी चैनल दिन भर दिखाते थे कि कैसे वो विमान जो है वो जाके टकरा रहे हैं, और ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती चली गई। 2002 गुजरात का भूकंप 2002 का था शायद, 26 जनवरी 2002 का भूकंप था गुजरात का। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तथ्यों की चूक थी जिसको मैं सुधार रहा हूं, क्योंकि स्मृति के सहारे सारी बातें हो रही हैं। तो लेकिन वो 2002 के उस भूकंप की तस्वीरें, उसी साल कुंभ हुआ था भारत में, मैंने हर 12 साल पे होने वाला कुंभ उस साल जब हुआ, तो फिर उसको टीवी चैनल कवर करने दौड़े और पहली बार टेलीविजन ने कुंभ का जमकर आनंद लिया। उसके बाद 2004 में एक भयावह घटना घटी, सुनामी। एशिया के हिंद महासागर के भीतर पहली बार एक भूकंप आया था, और उस भूकंप ने एशिया के कई देशों में तबाही मचा दी। करीब 3 लाख से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे, और उसमें भारत के समुद्र तटों, दक्षिणी समुद्र तटों पे भी भयानक तबाही हुई थी। टेलीविजन पत्रकार वहां दौड़ रहे थे, वहां से रिपोर्ट ला रहे थे। ये सारे दृश्य थे जो 2004 के लोकसभा चुनाव तक चलते रहे। जब ये सब खत्म हो गए, तब टीवी चैनल क्या दिखाएं, ये सवाल उनके सामने था। यहां से टीवी चैनलों के ट्रिवियलाइजेशन का, उनके ओछे बनने का एक दौर शुरू होता है। हम पाते हैं कि अचानक भूत प्रेत की कथाएं शुरू हो गई, अचानक हास्य कलाकार उसमें आने लगे, अचानक उसमें तरह तरह के आलतू फालतू वक्तव्य देने वाले हीरो हीरोइन बुलाए जाने लगे। अचानक क्रिकेट की खबरें सबसे बड़ी हो गई, यानी उस समय के कई मुहावरे निकाल ले गए। जैसे एक कहा गया कि 3 R हैं जिनसे टेलीविजन चल रहा है। राहुल द्रविड़, उस समय राहुल द्रविड़ 2003 में वो सीरीज में कमाल का खेल रहा था, तो राहुल द्रविड़, राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, और राखी सावंत, कहा कि ये 3 R जो हैं वो भारतीय मीडिया चला रहे हैं। किसी ने कहा कि 4C हैं, क्राइम, सिनेमा, और 2 क्या थे, क्रिकेट। 3C तो याद आ गया मुझे, चौथा भी C कोई था। तो ये 3C चला रहे हैं। तो अगले 10 साल हम देखते हैं कि टेलीविजन चैनल बिल्कुल तमाशे में बदल गए। उनमें ओछेपन की इंतहा होती चली गई। दुर्भाग्य से ये पूरा का पूरा दौर भारतीय मीडिया के लिए, भारतीय समाज भी जैसे एक तरह के तुच्छीकरण की प्रतियोगिता में है। यही वह दौर है जब सांप्रदायिकता अपने चरम पे दिखाई पड़ती है। यही वह दौर है जब तरह तरह के दंगे 2002 के गुजरात से लेके, और मैंने उन सांप्रदायिक हमलों और उसकी बात ही नहीं की जो इस पूरे दौर में घटित हुआ, जिसने हिंदी पत्रकारिता को उसके कुछ काले दिन भी दिए।
और कुछ उजले दिन भी दिए। यानी मैं इस बातचीत में भूल गया कि 1990 में जब बाबरी मस्जिद में कार सेवकों का जत्था चढ़ा था, तो कैसे हिंदी के अखबारों ने मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई कि कई जगहों पे दंगे हो गए। इसी तरह पूरे राम मंदिर आंदोलन को जिस तरह कवर किया गया, या इसी दौर में जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लेके जो आंदोलन चल रहे थे उनके खिलाफ, उसको जिस तरह कवर किया गया, उसमें कैसे हमारे पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी पूर्वाग्रह सामने आते रहे, ये बात भी उस दौर की पत्रकारिता का इतिहास है जिसको भूला नहीं जाना चाहिए। 2005-6 के बाद तो जैसे इन सरोकारों को बिल्कुल हमने तिरोहित कर दिया है, और 2010-11 के बाद ये जो सोशल मीडिया आया है, जो बिल्कुल मतलब आया तो इस तरह कि उसने लोकतंत्र को नए आयाम दिए, उसने लोकतांत्रिकता के दरवाजे खोले, हर व्यक्ति को बोलने का, अपनी बात लिखने का, सारी दुनिया में फैलाने का अधिकार दिया और बहुत सस्ता माध्यम दिया। यानी अब 5 रुपए के छोटे रिचार्ज के साथ अपनी बात कह सकते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में सुनी जा सकती है। लेकिन जल्दी ही इस लोकतांत्रिक चेतना पे, इस लोकतांत्रिक अधिकार पे राजनीतिक दलों के आईटी सेल का कब्जा हो गया। बीजेपी, आप और कांग्रेस के, और सबसे मजबूत सेल बीजेपी का साबित हुआ, जिसने लगातार झूठी खबरों और अफवाहों की एक पूरी मतलब का जो सिलसिला चलाया, वो आज तक जारी है। आज भी सोशल मीडिया पे आप वो सब देखते हैं तमाशा। मीडिया जिसको मुख्य धारा का कहते हैं, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अब शामिल है, मीडिया का पूरा चरित्र बदल गया है। इस बदले हुए दौर में मीडिया जो है, उसके सामने की चुनौतियां भीतर से भी हैं, बाहर से भी हैं। वो अपने भीतर के वर्ग चरित्र से लड़ रहा है, जिसमें सांप्रदायिकता से उसकी मुठभेड़ है, जिसमें सांप्रदायिक तत्वों को उसका संरक्षण भी है, जिसमें पूंजी के आगे उसका दबाव है, जिसमें तमाम लोगों के आगे समर्पण का भाव है, और एक बहुत बर्बर किस्म के उन्मादी समाज के सामने अपने आप को बचाए रखने की कोशिश भी है। तो ये दौर उस चुनौती का दौर है, और इस दौर में आप कई और चीजें घटित होती देखते हैं। जैसे जो मैं जिसकी बात कर रहा था, हालांकि इसका अपना एक सकारात्मक पक्ष भी है, टेलीविजन चैनलों के विस्तार का, और जिसको हम तमाशा बता रहे हैं। ये सच है कि चूंकि हर घटना एक तरह की द्वंद्वात्मकता से पैदा होती है, उसके बहुत सारे बुरे पहलू होते हैं, तो बहुत सारे अच्छे पहलू भी होते हैं। तो उस पूरे दौर ने एक बात सच है कि हमारी लोकतांत्रिक चेतना का भी विस्तार किया है। हम 80 और 70 के दशकों में देखते हैं कि राज्य सरकारें चुटकियों में हटा दी जाती थी। आज वो संभव नहीं है। आज मतलब मुझे याद है कि 1977 में जब जनता पार्टी ने सरकार जीती, तो जिन राज्यों में सरकार बनाई, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, उनको कहा गया कि उन्होंने जनादेश खो दिया है, उनको नए सिरे से जनादेश लेना होगा। 1980 में जब कांग्रेस वापस लौटी, तो उसने कहा कि जनता जनता शासित सरकारों को नए सिरे से जनादेश लेना होगा। आज ये संभव नहीं है। आज लोकतंत्र की जड़ें शायद इस मीडिया की मार्फत ही इतनी दूर तक पहुंची हैं कि आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की नहीं सोच सकते हैं। आप कर्नाटक में गड़बड़ी करने की नहीं सोच सकते हैं। आप उत्तराखंड में लोगों को एक एक विधायक का पता है, कौन कहाँ जा रहा है, किसको किस रेस्टोरेंट में छुपा के रखा जा रहा है, किसको कहाँ लाया जा रहा है, किस में ताकत आजमाई जा रही है। तो अचानक ही उसका वो पक्ष है, खास तौर पे उसका जो पीड़ित पक्ष है समाज का, जिसमें मतलब अचानक हम मॉब लिंचिंग की बहुत सारी खबरें जो देख पाते हैं, जो पहले भी घटित होती होंगी, वो इस दौर में हमारे सामने हैं, जिनको हम अब नए सिरे से देख रहे हैं। इसी तरह सड़क पे किसी की पिटाई की खबर, किसी के साथ दुर्व्यवहार की खबर,
किसी के साथ अपशब्दों की खबर। बंगाल के चुनाव में जब प्रधानमंत्री ने कहा दीदी दीदी दीदी, तो वो एक ऐसी भाषा थी जिसको बार बार टीवी चैनलों ने दोहराया, और शायद बंगाल की महिलाओं पे इसका बुरा असर पड़ा। बंगाल का नतीजा हम जानते हैं। जब खुद प्रधानमंत्री जी को, जब वो मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, तो एक मीडिया के एक तबके ने इसको बहुत उछाला, बताया कि ये जो है ये गलत है, उसका खमियाजा जाहिर है कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा। तो आपके अपशब्दों पे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, आपकी एक एक हरकत पे मीडिया की नजर है, मीडिया उसको वॉच कर रहा है। बेशक इसमें गड़बड़ियां हो रही हैं और बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हो रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में मीडिया का एक हिस्सा जिस तरह सांप्रदायिक तत्वों को हवा दे रहा है, जिस तरह वो राष्ट्रवाद को हवा दे, राष्ट्रवाद बहुत अच्छी चीज होता है, लेकिन उसका अतिरेक जो है वो भयानक नतीजे पैदा करता है। जो हम देख रहे हैं कि तमाम विश्वविद्यालयों के छात्रों के खिलाफ मामले, दिल्ली दंगों को लेकर रिपोर्टिंग, और तमाम जगहों पे मीडिया की रिपोर्टिंग्स पे सवाल उठ रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। इसके समानांतर बहुत लोग हैं मीडिया के जो अब भी लोहा ले रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। वो अब भी पीटे जा रहे हैं, अब भी उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं। मीडिया का दमन बढ़ रहा है, उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है। तो आज मैं जिन चुनौतियों की बात कर रहा हूं, जिन चुनौतियों से मैंने ये बातचीत शुरू करने की सोची थी, उनमें मुख्य बातें यही हैं। मीडिया के सामने आज के पहला दबाव, मतलब अगर उस विकास क्रम को आज तक हम देखते हैं तो पूंजी का था, जो एक हद तक टूटा है लेकिन एक हद तक नए सिरे से हावी हुआ है। पूंजी की वजह से, मतलब आज आप पाते हैं कि बहुत सारे मीडिया घरानों में कई ऐसे पूंजीपतियों का पैसा लगा हुआ है जिन पे सवाल उठ रहे हैं। वो मीडिया घराने वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो एक पूंजी का दबाव है। और कई, इस दौरान आपको याद होगा कि कई चिटफंड चलाने वाली कंपनियां भी चैनल शुरू करने लगी थी, जिनमें कई बंद हो गए, कुछ चल रहे हैं बड़ी बुरी हालत में, लेकिन उनका काम अपने मालिकान के औद्योगिक हितों की रक्षा करना भर था, उनके खिलाफ कोई खबर न चलने देना भर था। और इसके लिए जरूरत पड़ने पे किसी सरकार की, किसी नेता की अभ्यर्थना जरूरी लगे तो वो भी करना था। तो एक तो मीडिया का ये जो चरित्र है पूंजी के आगे दबने का, उस पे ये दबाव आज भी है और बढ़ा हुआ है। इसके समानांतर में इस दबाव का जो प्रतिरोध है, जो ऑनलाइन मीडिया है, जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया में एक अंतर है, इसको समझ लें। ऑनलाइन मीडिया वो प्रोफेशनल मीडिया ग्रुप हैं जो बाकायदा, जो सांस्थानिक ढंग से खबरों का कारोबार करते हैं, जो वीडियो बनाकर, जो खबर लिखकर, जो इंटरव्यू के जरिए, जो बहुत सारी दूसरी चीजों के जरिए आपको खबर देते हैं। द वायर जैसे ऑनलाइन मीडिया है, काफिला.org ऑनलाइन मीडिया है, सत्याग्रह ऑनलाइन मीडिया है। ये ऑनलाइन मीडिया एक है, डिजिटल मीडिया जिसको आप बोलते हैं। उसमें एक सोशल मीडिया है जिसमें ट्विटर है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें व्हाट्सएप पे बन रहे तरह तरह के ग्रुप हैं, जो बिल्कुल अनौपचारिक ढांचा है जिसका, जिसमें कोई भी अकाउंट बना के अपनी बात लिख और कह सकता है। इस ऑनलाइन मीडिया ने एक सहूलियत लोगों को ये दी थी कि वो अपनी बात बिना पूंजी के दबाव में आए कह सकें। बहुत कम साधनों में, सिर्फ एक कैमरे के बल पे, सिर्फ एक कलम के बल पे, सिर्फ एक मोबाइल के सहारे आप कोई सच दिखा सकते हैं, आप कोई कहानी कह सकते हैं, आप दुनिया को बता सकते हैं देखो ये झूठ हो रहा है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में जब अचानक लॉकडाउन की घोषणा के बाद लाखों मजदूर रातों रात दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों से अपने कल कारखानों से निकाल दिए जाने के बाद पैदल सैकड़ों मील दूर अपने घरों की ओर चल पड़े थे।
तो उस समय जो सबसे पहली खबरें आई उनकी, वो ऑनलाइन मीडिया पे आई। वो उन ब्लॉगर्स ने दी जो मोबाइल लेके वहां पहुंच गए कि ये क्या हो रहा है, ये सड़क पे चलते लोग कहाँ जा रहे हैं। पता चला कि बिहार से 1400 मील वो अपने शहर, दिल्ली से बिहार जा रहे हैं, बिहार के अपने शहर जा रहे हैं। पता चला कोई बंगाल जा रहा है। वो बिल्कुल अविश्वसनीय सी कहानी थी जो सबसे पहले ऑनलाइन मीडिया पे आई, सबसे देर तक वहीं पे टिकी, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके बाद प्रिंट मीडिया ने उसकी सुध ली। इसके बाद के दौर में जो किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन से कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। कई यूट्यूब चैनल उस किसान आंदोलन के दौरान पैदा हुए, वो इतने बड़े हो गए कि किसानों को अपनी बात कहने के लिए बड़े पूंजीवादी अखबारों की ओर नहीं जाना पड़ा। तो एक इसकी काट ये है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जो पारंपरिक मीडिया था, जो टीवी चैनल थे, जो अखबार थे, उन्होंने ऑनलाइन मीडिया में कदम रख दिए। सबके अब अपने पोर्टल हैं, तमाम अखबारों, तमाम मीडिया चैनलों के अपने पोर्टल हैं, और वो जो ऑनलाइन मीडिया का सबसे ज्यादा विज्ञापनों का या दर्शकों का चंक हो सकता था, वो खींच ले रहे हैं। तो पता चलता है कि पूंजी ने इस ऑनलाइन मीडिया में भी घुसपैठ कर ली है। इसके बावजूद मतलब इस ऑनलाइन मीडिया की संभावनाएं अपार हैं, और उसकी वजह से मुख्य धारा के मीडिया को भी अपना एजेंडा बदलना पड़ रहा है। जैसे अस्पतालों में पिछले दिनों कोरोना के बाद सड़कों पर दम तोड़ते लोगों की खबरें, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें, ये सबसे पहले मोबाइलधारी पत्रकारों ने शेयर की, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह। फिर इसको टीवी चैनलों ने लिया। उसके बाद खुला ये सच कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना की दूसरी लहर के सामने किस तरह बेबस, किस तरह लाचार है। तो एक चुनौती पूंजी से मुकाबले की है, जो मीडिया अपने ढंग से करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चुनौती आज के मीडिया के सामने सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद से लड़ने की है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद जिस तरह पला बढ़ा आजादी की लड़ाई में, वो एक मूल्यवान सी चीज था। लेकिन राष्ट्रवाद को बहुत सारे लोग शक से देखते हैं। बहुत राष्ट्रवादी होना बहुत खतरनाक होता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो दो दो देशों के राष्ट्रगान के जनक हैं, जिन्होंने मतलब भारत को नोबेल का पहला सम्मान दिलाया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा एनेस्थीसिया है। उन्होंने अपने एक दोस्त को चिट्ठी में लिखा कि राष्ट्रवाद का जो कांकी, जो देशभक्ति का कांच है, उसको मैं इंसानियत के हीरे से नहीं बदलूंगा। ये बात बहुत सारे लोगों ने कही है। नेशनलिज्म इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ एवरी स्काउंड्रेल, पैट्रियटिज्म इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ एवरी स्काउंड्रेल। हर बदमाश की आखिरी शरण स्थली देशभक्ति होती है। ये बात कही जाती है। आज मैं जिस संदर्भ में बात कह रहा हूं, अचानक आप पाएंगे कि राष्ट्रवादी मीडिया बहुत सारी चीजों का तमाशा बना रहा है। इस राष्ट्रवादी मीडिया ने, मतलब उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई तार्किक राजनीतिक विश्लेषण नहीं दिखाई पड़ता है। तमाशा दिखता है कि तालिबान आ रहा है, और अचानक पता चलता है कि भारत कैसे सबका सामना कर रहा है। अब भारत के भीतर मतलब एक नकली नारे के आधार पे लड़कों को जेल भेजा गया। पता चला एक टीवी चैनल इसके पीछे है, और पता चला कि वो नारे लगाए ही नहीं गए थे। ये राष्ट्रवादी उफान कई लोगों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। भारत में इसका दूसरा सिरा सांप्रदायिकता से जुड़ता है। भारत का नेशनलिज्म को का मिक्स कम्युनलिज्म से मिलके और खतरनाक हो जाता है। अचानक हम पाकिस्तान को अपनी अल्पसंख्यक पहचान के साथ जैसे गुत्थम गुत्था कर देते हैं। हम अपनी अल्पसंख्यक आबादी के हिस्से का इंसाफ भूल जाते हैं। हम अचानक वो खबरें चलाने लगते हैं। पिछले 2 दशकों में ऐसी खबरों की बाढ़ आई हुई है
खासतौर पे सोशल मीडिया में, खासतौर पे यूट्यूब और व्हाट्सएप की, जिसको यूनिवर्सिटीज आजकल कहा जाने लगा है, जहां बहुत सारे ग्रुप हैं, जहां तरह तरह के झूठ फैलाए जाते हैं, कई बार बड़े मासूम लगते झूठ, कई बार इतिहास से उठाए गए सीधे सीधे झूठ, तमाम भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ फैलाए जाने वाले झूठ, खलनायकों के पक्ष में बोले जाने वाले झूठ, ये सारे झूठ मिलकर एक जहरीला, एक विषाक्त माहौल तैयार कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के लिए शुभकर नहीं है, जो भारतवर्ष की सामूहिक चेतना के लिए, भारतवर्ष की सांस्कृतिक बहुलता के लिए, भारतवर्ष की हजारों साल की उस सहिष्णु परंपरा के लिए, जिसने न जाने कितनों लोगों को घर दिए, न जाने कितने लोगों को पड़ोस दिया, उन सब के लिए बहुत खतरनाक है। ये भारत को भीतर से तोड़ने चीरने की प्रक्रिया है, जिसका प्रत्युत्तर दिया जाना जरूरी है, जिसका प्रतिकार किया जाना जरूरी है। दुर्भाग्य से हमारी मीडिया का एक बहुत छोटा हिस्सा ये काम कर रहा है, ज्यादातर मीडिया सांप्रदायिकता के इस खेल में शामिल है। ये दूसरी चुनौती है। तीसरी चुनौती मेरे सामने जो मुझे दिखाई पड़ती है, वो अपने देश के गरीबों, अपने देश के दलितों, अपने देश की स्त्रियों के साथ हो रही नाइंसाफी पे मीडिया की चुप्पी है। यहाँ फिर मीडिया का वर्ग चरित्र उसके काम आता है। वो आप अगर अपने भारत के तमाम समाचार चैनलों के, चाहे अखबारों के न्यूज रूम का समाज शास्त्रीय अध्ययन कहीं पढ़ा हो या इसकी कोशिश की हो, तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा न्यूज रूम लगभग 100% अगड़ा लोगों से भरा हुआ है। उनमें कहीं कोई दलित नहीं है। मुस्लिम हैं लेकिन कुछ अपर कास्ट मुस्लिम ही हैं। पिछड़ों की जगह बहुत कम है। स्त्रियां इंग्लिश में ज्यादा हैं, हिंदी में धीरे धीरे आ रही हैं। टीवी चैनलों ने स्त्रियों को बहुत अच्छी जगह दी है, लड़कियों को, लेकिन अब भी उनका प्रतिशत कम है। तो आप पाएंगे कि यहां उनके मुद्दों पर विचार करने वाला कोई नहीं है। अगर ऊना में दलितों को जीप से बांध के मारा जाता है, तो दलित उस पर क्या सोचते हैं बताने वाला भारतीय मीडिया में कोई नहीं है। अगर मिर्चपुर में 50 दलितों के घर जला दिए जाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं बताने वाला कहीं कोई नहीं है। विस्थापन में उजाड़े गए लोगों का दर्द बताने वाला कोई नहीं है। कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद विस्थापित हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने वाले मजदूरों की आवाज मानवीयता के नाते टीवी चैनलों ने जरूर सुनी, लेकिन उन मजदूरों का क्या हो रहा है? क्या उनको दोबारा काम मिल रहा है? क्या उनके यहाँ गरीबी भूखमरी बढ़ी है? उनका निजी अनुभव क्या है? इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है। तो ये वो चीज है जो मीडिया के चरित्र को हमारे लिए थोड़ा चिंतनीय बनाती है। मैं इन सारी बातों के बाद फिर ये दोहराना चाहूंगा कि भारत में इन सबके बावजूद लोकतांत्रिकता के प्रसार में मीडिया की बड़ी भूमिका रही है। जो मैंने सूर्य भानुगुप्त की गजल की पंक्तियां की जो क्षणिका सुनाई थी, 80 के दशक में लिखी हुई, कि करते हैं कमाल फैसले तुगलक, बांधना था तो बांधते दरिया, धूप को बांधने चले तुगलक। दरिया को बांध लेना आसान होता है, धूप को आप नहीं बांध सकते। और भारतीय मीडिया, ये धूप जो है भारतीय मीडिया की, वो लगातार फैल रही है। वो छोटे छोटे अंचलों में, छोटे छोटे घरों में जा रही है। वो लोगों से, ताकतवर लोगों से अपने हिस्से का हिसाब मांग रही है। बेशक उसके लिए लड़ाई लंबी है, उसके लिए सफर बहुत लंबा है, उसके सामने तकनीक की नई चुनौतियां भी आ रही हैं, उसके सामने बाजार नए प्रलोभनों के साथ मौजूद है। उसके सामने एक और जो चुनौती है, वो स्मृति विपन्नता से लड़ने की, अज्ञान से लड़ने की चुनौती है, जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दौर में है। लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है बिल्कुल। तो स्मृति उनकी बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। वो गूगल के सहारे सब कुछ चलते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में किसी सच झूठ पे यकीन वो कैसे करें? जो उनको लुभावना लगता है उसको मान लेते हैं।
जो उनको अपने अनुकूल लगता है उसको मान लेते हैं। वो तथ्यों में, विश्लेषणों में नहीं जाते हैं। ये एक ऐसी बड़ी चुनौती है और लगातार बदलती हुई खबरों के बीच जब इतनी तेजी से बढ़ रही है दुनिया, तो इसने सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचाई है हमारी स्मृति को पहुंचाई है, हमारे सोचने समझने के ढंग को पहुंचाई है। हमारी एक चुनौती सोचने समझने के ढंग से बाहर आकर एक तरह का माहौल बनाने की चुनौती भी है जो सकारात्मक हो, लोकतांत्रिक हो, सबके प्रति सदैव हो, जिसमें सबको साथ लेकर चलने का भाव हो। मैंने कोशिश की कि जो आजादी के बाद का भारतीय मीडिया का इतिहास है उसको बहुत संक्षेप शब्दों में, बहुत संक्षेप में आपके बीच रख सकूं। उन चुनौतियों को मैं जानता हूं, बहुत सारी बातें छूट गई हैं। मुझे मालूम है कि जितना मैं बोल रहा हूं उससे कहीं ज्यादा अनकहा रह गया है और कहीं कहीं उसको उसके बहुत उचित परिप्रेक्ष्य मिलने बाकी हैं। लेकिन सब कुछ एक बार में संभव नहीं होता है, उसके लिए समय चाहिए और लगातार एक तरह की निरंतरता चाहिए। मीडिया ने इन वर्षों में कुछ और चीजें थी जिन पर अब तत्काल मेरा ध्यान जा रहा है, खासतौर पे हिंदी मीडिया के संदर्भ में। हिंदी मीडिया अपनी भाषा, अपनी संवेदनशीलता खो बैठा है। उसके लिए सब कुछ एक सनसनी है, एक तमाशा है। इस सनसनी, इस तमाशे से बाहर आना भी उसकी एक चुनौती है। वो अपनी संवेदनशीलता कैसे अर्जित करे, ये सवाल उसके सामने है। वो अपनी भाषा कैसे हासिल करे, और भाषा का मतलब हिंदी अंग्रेजी कुछ शब्द नहीं है। भाषा का मतलब वो मनोवैज्ञानिक संरचना है जिससे आप किसी बात को ठीक से समझने और कहने का जतन करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि यह पूरा जो वक्तव्य मेरा है, अपने अधूरेपन के बावजूद शायद इसमें आपको कई ऐसे मसले मिलें, ऐसी कई बातें आपको दिखाई पड़ें जो विचारणीय हों। और मैं आपको कुछ सिखाने या पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान सिर्फ उन मुद्दों की ओर खींच रहा हूं जो मेरे भीतर उठते रहे हैं और जिनको मैं अपनी काम करने की मेज पे रोज झेलता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि कोई बातचीत हमेशा कभी पूरी नहीं होती, अधूरी रहती है। हम लोग फिर कभी बैठेंगे और न बैठेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे छूटे हुए सवालों को आगे ले जाएंगे, उनको बदलने की कोशिश करेंगे, उन पे नए सिरे से विचार करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, इतना सारगर्भित बयान देने के लिए। 1 घंटे के व्याख्यान में बहुत सारी बातें आपने कही। सांकेतिक रूप से ही सही, उसका अपना महत्व है, और 50-60 साल की बात को 1 घंटे में कहना भी एक कला है और चुनौती भी है, और समझ की भी अपेक्षा रखता है। और उस पर मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सारी बातें 1 घंटे में कही हैं। इसके लिए मैं रामानुजन कॉलेज टीचिंग लर्निंग सेंटर की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, और जी, उम्मीद नमस्कार। करता हूं कि फिर कभी आपसे रूबरू होंगे किसी और मंच पर। ठीक। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।